बिजनेस स्टडीज की और अकाउंटेंसी की। तो आप बिजनेस स्टडीज को पढ़ने से पहले या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या नेचर की बात करें तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव ऑन। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे एक्टिविटी की। फर्स्ट टर्म इज एक्टिविटी। 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता था, तो यूजुअली इसी की बातें करते हैं। चलो क्या कहता है वो देखते हैं। एक्टिविटी क्या है बच्चे? अगर मैं नॉर्मली पूछूं आपसे क्या है, कोई भी पार्ट कंडक्ट करना, कुछ भी कंडक्ट करा एक्टिविटी है। लेट्स से गोइंग टू टेम्पल एक्टिविटी है, सेल्स इन बिजनेस, आप एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक्सपेंस करते हो, ये भी एक एक्टिविटी है। तो हम कहते हैं कि कुछ भी वट एवर इज हैपनिंग, occurrence of anything is known as activity. Now the question is कि मैम why we are studying this activity? क्योंकि इस एक्टिविटी को ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। The first one is economic and second one is non-economic। And frankly speaking जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो इकोनॉमिक के बारे में करना है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक पे किसी का कोई कंट्रोल होता ही नहीं। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में मेजर डिफरेंस यहाँ पर देखो, जब भी हम किसी भी पार्ट को क्लासिफाई करते हैं ना, तो वी हैव वेरियस बेसिस, जिस बेसिस पे आप क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बोला हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट के बेसिस पे, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या मैं आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे करूँ तो ये ग्रेजुएट्स हैं या ये अंडर ग्रेजुएट्स हैं या ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को जब मैं क्लासिफाई कर रही हूँ तो आई हैव अ बेसिस, और वो बेसिस क्या है बच्चे? अर्निंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आप अर्निंग के पर्पज से करते हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम अर्निंग के पर्पज से नहीं करते हैं। तो यूजुअली अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो पैसा कमाने के तीन ही तरीके हैं बच्चे। देयर आर ओनली 3 ways to earn income and these 3 ways are very common name: business, profession and employment। या तो आप जॉब कर लो, ये सेल्फ स्किल्ड हो तो भाई आप प्रोफेशन में चले जाओगे, अदरवाइज बिजनेस में आना चाहिए। अब बिजनेस में आने के लिए देखा जाए तो बहुत वास्ट टर्म है। क्यों वास्ट टर्म है? कि व्हेनेवर वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ एन आइडिया, कि आप कई बार ना आप अपनी फैमिली में बोलो कि मुझे तो बिजनेस करना है, अगर फैमिली आपकी बिजनेस क्लास से नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से फर्स्टली दे विल रिस्ट्रिक्ट यू, जस्ट गो फॉर अ सिक्योर्ड इनकम, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, अच्छी एमएनसी में जाओ, बिजनेस नहीं आप तुमसे होगा नहीं, यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, लॉस करा लोगे। तो बिजनेस को लेके ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है कि शायद अवेयरनेस नहीं है या फिर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन तीनों में रिस्क फैक्टर को कंपेयर करती हूँ तो बिजनेस एक ऐसा पॉइंट है बच्चे जहां पर देखो, अगर मैं बोलूं तो इनकम भी हाई है भाई, देखो जो रिस्क बियरर है वही तो अर्नर बनेगा ना, बट रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई एंड एवरीबडी कांट बी अ रिस्क बियरर। बहुत सारे लोग क्योंकि उनकी शायद उनको लगता है हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे या कुछ ऐसा, तो these all are the perceptions of the human beings कि हम एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कम कमाओ सिक्योर्ड कमाओ कि एक रेट पे सैलरी आ जाएगी एंड दैट्स इनफ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, I just want to do something different, something better, कुछ करना चाहता हूँ। और yes, they can achieve also, लेकिन बहुत लोगों को लॉस भी होता है, हम उसको भी फॉरगेट नहीं करेंगे। तो बिजनेस में इनकम भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चे कि बिजनेस कितने तरह के होते हैं। अब देखो, जब मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आएगी? तो आप ऑनरशिप देखोगे। इसका मतलब पहला दिमाग हमारे में ये आएगा कि मुझे खुद के साथ करना है या मैं किसी को अपने साथ शेयरिंग में करूं या एक बड़ी कंपनी खोलनी है। तो इस मींस ऑनरशिप पे आप ये देखोगे कि सिंगल, 2 और मोर, या फिर मोर देन दैट। अब सिंगल की बात हुई बेटा तो एक ही पर्सन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप और 2 और मोर में जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं।
मोर देन दैट में फिर जाओ कंपनी के लिए। अब वो बाद में डिसाइड कर लेना कि प्राइवेट लिमिटेड रखनी है या पब्लिक कंपनी होगी या जो भी है, वो फर्दर डिसीजन आ जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग बच्चे, आपने जो डिसाइड किया दैट इज ऑनरशिप के बेसिस पे। सेकेंड, कई बार ऑनरशिप के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, कंट्रोल के बेसिस पे लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए, सिंगल कंट्रोल। तो फिर ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे? अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ मेरा कंट्रोल हो, आप शेयर नहीं करना चाहते, सेंट्रिक रहना चाहते हो, और आप कंट्रोल को सिंगल की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहते हो, ऑब्वियसली फिर आप पार्टनरशिप की तरफ या कंपनीज की तरफ चले जाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट आता है बच्चे, यस, कैपिटल। अब जैसे एक शॉप रन करनी है, तो मुझे पता है कि मेरे पास इतना सफिशिएंट फंड है, या मैं एक बैंक से लोन ले लूंगा एंड देन आई ऑर्गेनाइज माय कैपिटल। बट अब आपका प्रोजेक्ट ही 100 करोड़ का है, लेट्स से हमने कुछ बड़ा प्रोजेक्ट किया, तो आपको पता है बैंक कोई 100 करोड़ का लोन आपको देगा नहीं, हमारी इमेज ऐसी नहीं है। तो हम क्या करें, जनरल पब्लिक का पैसा यूज करें। और वहीं पर बात शुरू होती है बच्चे किसकी, ठीक। तो ऐसे देयर आर एन नंबर ऑफ बेसिस जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमें रन करनी है। तो वहीं से पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, चैरिटेबल है, फर्म है, ट्रस्ट है। तो ये इस तरीके से बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं। देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। देखो बेटा, अगर मैं देखूं तो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें कॉमन होती है। क्या? पहली बात, मैनेजमेंट जरूर होगी। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ गोल जरूर होगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो या कंपनी हो सकता है गोल डिफरेंस हो। भाई कोई 10 लाख अर्न करना चाहता है, कोई 10 करोड़ अर्न करना चाहता है, बट अर्न सब करना चाहते हैं। लेकिन सबकी अपनी एक लिमिटेशंस है, एक दायरा है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। इफ यू आर इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एन नंबर्स ऑफ रीजन, जैसे अब आपके सामने कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, फर्म्स भी हैं, चैरिटीज भी हैं, तो ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी होंगी। अब ऑर्गेनाइजेशंस की ना ये कुछ कॉमन करे फीचर्स हैं जो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। जैसे भाई रिकॉर्ड सब बनाते होंगे बेटा। नेक्स्ट चीज, अपनी परफॉर्मेंस को हर कोई मेजर करता है। चाहे मैं कहती हूँ एक बंदा ना स्ट्रीट हॉकर होता है ना, वो भी एक है, उसको भी पता होता है कल मेरी सेल इतनी हुई थी और आज मेरी सेल इतनी हुई है। या फिर वो ये भी बता देगा लास्ट दिवाली में मेरी इतनी सेल हुई थी और इस बार मेरी सेल इतनी हुई है। तो मीन्स चाहे वो अगर देखा जाए तो वर्बली या उसका सिस्टमेटिक मैनर नहीं है, लेकिन स्टिल वो भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे और यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ इनपुट डालती है और आउटपुट निकालती है। अब वो चाहे फाइनेंशियल हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग। एक बार 500 पॉइंट्स को रीड कर लो, फिर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। चले बेटा आगे। नेक्स्ट अब आता है बच्चे, देखो आप ना कभी कुछ ट्रिप प्लान करते हो, कहीं घूमने जाते हो, अकेले प्लान करते हो, किसी के साथ प्लान करना पसंद करते हो? चाहे वो फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या आपके ऑफिस कोलीग्स हो, बट आप हमेशा ये चाहोगे कि मैं अकेले ना जाऊं, ग्रुप में जाऊं। रीजन बिहाइंड इट, अकेले नहीं कर पाएंगे ना, इसका मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते। जैसे आपके हिसाब से जो हमने इनफॉर्मल एक एग्जांपल लिया ट्रिप का, उसमें फन एंटरटेनमेंट अकेले नहीं हो सकता। ऐसे ही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज अकेले नहीं हो सकती। एक सिंगल पर्सन मार्केटिंग भी कर ले, एचआर का भी काम देख ले, सब कुछ देख ले, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि या तो वो एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा होगा, जैसे आप लोग घूमने जाते हो तो कुछ लोगों को फूड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन कुछ लोगों को प्लेसेस की अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है वो ट्रिप पे आपको थोड़ा सा जॉली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी तो मुझे स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत है। तो हम कहते हैं हम इंडिविजुअल्स की जगह ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि जब बंच ऑफ पीपल हमारे सामने आते हैं तो रिजल्ट्स क्या होंगे बच्चे, हर कोई अपनी इंटेलेक्चुअल एसेट का यूज करेगा। और समटाइम्स होता है ना किसी की स्पेशलाइजेशन की वजह से, देखो जैसे मैं आपको एप्पल का एग्जांपल दूं, या छोड़ो मैं मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देती हूँ आपको। मैकडॉनल्ड ने बर्गर निकाला, बहुत नॉर्मल सी चीज,
आज भी बर्गर किंग और बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन ना बहुत सारे बच्चे आज भी आपको फर्स्ट नेम मैकडोनल्ड ही सुनाई देगा। क्यों? मैकडोनल्ड ने क्या करा, बच्चे प्रोडक्ट लॉन्च किया हैप्पी मील, एक छोटा सा टॉय ऐड अप किया और सारे बच्चों के माइंड को, अब ये जो थॉट है वो एक ग्रुप की होगी या एक इंडिविजुअल की होगी, लेकिन इससे बेनिफिट तो हर किसी को हो रहा है ना, जितने लोग मैकडॉनल्ड्स में। तो सेम यही होता है, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपने किसी की स्पेशलाइजेशन का यूज किया तो वो होल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करती है। देखो ए पॉइंट देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम पीपल्स इंडिविजुअल्स लिमिटेशन। जो चीज मुझे नहीं आती वो कोई और कर लेगा ना, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, टाइम बचेगा, नॉलेज आप शेयर करोगे। देखो कहते हैं ना, जब आप स्कूल में भी क्लासरूम में होते हो तो कंपटीशन होना बहुत जरूरी होता है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, आप ही हर बार फर्स्ट आते हो और कोई फर्स्ट आना ही नहीं चाहता, तो एक टाइम पे आप भी फर्स्ट आते हो बोर हो जाओगे, या वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नहीं, आपको पता है मुझे फर्स्ट आना है। तो एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, नॉलेज शेयर हो जाती है। इसी तरीके से कुछ लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो एक कहते हैं ना, आप अलग अलग किसी चीज पे काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करके ग्रुप में काम कर रहे हो, तो रिजल्ट्स विल बी मोर एफिशिएंट। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को प्रोडक्टिव बनाती है, क्योंकि जब हम घर पे हैं तो हमें ये लगता है ना हम ही सबसे अच्छे हैं। जब आप स्वयं करने जाओगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठोगे और किसी को अपने से बेटर परफॉर्म करते हुए देखोगे, तो हो सकता है आप उससे कुछ सीख लो। ठीक है, जस्ट रीड आउट दीज 5 पॉइंट्स, फिर चलते हैं अलग कैसे होते हैं। ये रीजंस है कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। अगर ना याद रहे तो एग्जाम्पल याद रखना कि हम ट्रिप पे किसी के साथ क्यों जाते हैं, जो जो रीजंस वहां होंगे उनको फॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हैं। चले आगे, नेक्स्ट आता है बच्चे, अब आपको ये भी पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एग्जिस्ट क्यों करती है। अब क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन अलग कैसे होती है एक दूसरे से। तो अभी अभी हमने पढ़ाई ऑनरशिप, कंट्रोल, एक्टिविटी, प्रॉफिट बेसिस पे, लीगल स्टेटस पे, साइज के ऊपर भी, क्योंकि आप एक स्मॉल फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो या एक एमएनसी है। तो पहले एफ तक पढ़ लेते हैं। ए इज ऑनरशिप, बी कंट्रोल, एक्टिविटी, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट से ये पता चल जाएगा कि आप चैरिटेबल एनजीओ रन कर रहे हो या अलग बिजनेस है। जी है बच्चे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से ये पता चलता है, जैसे आपने बैंक से लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, अगर मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट का हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी फिर गवर्नमेंट हो जाएगी ना। टेक्नोलॉजी आप किस तरह की यूज करते हो, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आप भाई डिजिटल फंड्स हैं या मैनुअली काम करते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आज के टाइम में यूजुअली एक छोटी शॉप है, उसने भी पेटीएम का काउंटर लगा ही दिया है, तो वो डिजिटल हो ही चुका है। तो टेक्नोलॉजी में इतना वैरायटीज, हाँ ये डिपेंड कर सकता है किस लेवल पे आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। अगर मैं बोलूँ कि कौन टेक्नोलॉजी का यूज करता है या नहीं, वो अब नहीं रहा, लेकिन कौन किस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करता है ये जरूर है। जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होती हूँ तो अटेंडेंस साइन करनी पड़ती है, या एक्सेल में अब आजकल तो आप देखो कि बायोमेट्रिक लगा हुआ है हर जगह, आप एक थंब प्रिंट लगाओ और आप अंदर चले जाते हो। हाँ बहुत सारों में ये होता है कि जो आपको आई कार्ड मिला होता है, आप आई कार्ड टच करके भी अंदर चले जाते हो। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी का किस लेवल पर यूज कर रहे हो। अब आते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। ये तो शायद जनरल रीडिंग है, फिर भी एक बार देख लो कि आपको पता चल जाएगा कितनी इंडस्ट्रीज है, फिर टाइप्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे।
अच्छा, ये तो ये होगा कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ये आप कर ही लोगे। यूजुअली अब पढ़ते हैं बच्चे, पहली चीज हम चेक करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट पे। देखो बच्चे, जो भी प्रॉफिट होगा, यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, जितना भी प्रॉफिट होगा या तो पार्टनर्स में जाएगा, सोल प्रोप्राइटर अकेला ले लेगा, और कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं तो हम उनको दे देंगे। अगर मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अब याद करो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 था अकाउंटेंसी का, एनपीओ के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो वहां पर ना प्रॉफिट की जगह आप सरप्लस और डेफिसिट लिखते थे कि सरप्लस हो गया जी, डेफिसिट। एक्चुअल में देखा जाए तो है तो प्रॉफिट ही ना, कहने का तरीका अलग हो गया और कुछ नहीं। ऐसे ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात करूं बच्चे, प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर होगा भी तो मेरे हिसाब से यूजुअली 50% से कम भी, कोई कंट्रोल नहीं। पब्लिक सेक्टर में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ, दोनों का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा, वो पब्लिक सेक्टर है। अब आपको दो तीन चीज से पहले बता देते हैं। अच्छा, नोटबुक है तो नोट कर लेना बेटा, साथ साथ ना, ये इम्पोर्टेंट। चैप्टर 1 हेडिंग डालो पहले, फर्स्ट पेज नंबर 1 कर लो। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, थर्ड पे आ जाओ, क्योंकि वो तो आपको टॉपिक पूरा वहां पर मिल ही जाएगा ना। मेन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो देखो। नंबर 1 है बच्चे, स्टेक होल्डर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब है दोस who have any interest in your organization directly or indirectly. For example, कस्टमर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि उनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपके एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, टैक्स पे करोगे ना, अच्छा बिजनेस करोगे तो। आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स, उन्होंने आपसे पैसे भी लेने हैं ना, और आपके शेयर होल्डर्स। ऐसे बहुत सारे, मैंने यूजुअली सभी लिख दिए, जो भी आपके सप्लायर्स होंगे, डेटर्स होंगे, सब जिनका किसी ना किसी वे में आपके बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट लाई करता है, वो स्टेक होल्डर्स है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये स्टेक होल्डर्स है तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वन हु इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। अब कस्टमर ने आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं किया हुआ बच्चे, उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आएगा तो नेक्स्ट बार नहीं लेगा वो। वन हु इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, तभी। अब इन्वेस्टर जरूरी नहीं है शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे,
किसी एसेट में भी कर सकते हैं ना, जो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के डिवेंचर्स भी खरीद सकते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। तो वन हु इन्वेस्ट इन योर बिजनेस थ्रू शेयर्स, उनको ही हम शेयर होल्डर्स बोलेंगे। अब शेयर होल्डर्स भी तो क्या है बच्चे, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो यहाँ पर टर्म क्या आती है, ऑल शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर्स, बट all stakeholders are not shareholders। सारे स्टेक होल्डर्स, अब कस्टमर्स एम्प्लॉयज आपके शेयर एम्प्लॉय हो सकता है, शेयर होल्डर्स में एम्प्लॉय हो भी, बट सारे नहीं हो सकते। ऑल स्टेक होल्डर्स आर नॉट, ये नोट कर लो बेटा दोनों टर्म्स, ये थ्रू आउट द टॉपिक बहुत बार आएगी। ध्यान रखना है कहाँ शेयर होल्डर लिखा है, कहाँ स्टेक होल्डर लिखा है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सिनोनिम्स है। डन बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं ना। थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज डिविडेंड। This is part of profit which is distributed among shareholders। ठीक, अब ये डिविडेंड अनाउंस कहाँ होता है और कब होता है, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। आप शॉर्ट में पढ़ेंगे कंपनी में AGM। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड इस मीटिंग में अनाउंस होता है बच्चे। डिविडेंड इज अनाउंस्ड इन AGM। ठीक, अब ये AGM वंस इन अ ईयर कंडक्ट होती है बेटा, and it's compulsory for every company। ठीक है,
यूजुअली इस मीटिंग में वोटिंग सिस्टम चलता है बाय शेयर होल्डर्स। कोई भी कंसेप्ट या कोई भी आपने कुछ भी उनके सामने प्रपोजल रखा, आपको उनसे पास कराना है तो वोटिंग चलेगी। ठीक है, अब वोटिंग कितने तरह की होती है वो हम फिर नेक्स्ट कंपनी में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है बच्चे, फिफ्थ टर्म इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है, सुना है? कॉलेज में हम नहीं जाते ना, फ्रेंड अटेंडेंस लगाते हैं हमारी, तो वो क्या हो गया, अब शेयर होल्डर बच्चे में एजीएम में नहीं आ सकता, तो वो अपनी जगह प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। जैसे मैं अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन मेरा वोट भी तो वैल्यूएबल है ना, और मैं अपनी जगह पे अपने बिहाफ पे अपने ब्रदर को भेज रही हूँ, तो लेकिन इस अपॉइंटमेंट का एक लीगल प्रोसेस होता है तभी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है क्या प्रॉक्सी अलाउड है? यस, प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड फॉर एजीएम, इट्स अलाउड। ठीक है, लेकिन जो नोटिस है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले से आप बताएंगे विद आईडी प्रूफ कि मेरी जगह पर कौन आ रहा है, तो उन्हीं के नाम की बुकिंग होगी फिर वहां पर। ठीक है, प्रॉक्सी समझ आ गया, एनुअल जनरल मीटिंग समझ आ गया, डिविडेंड। 6 कोरम, मिनिमम मेंबर्स कोरम ਵਿੱਚ QUORU, minimum members required to conduct a meeting। कि भाई एक मीटिंग में मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होने जरूरी है, अदरवाइज अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो मीटिंग डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, टेस्ट देने आओगे तो कम से कम 5 बच्चे तो होने चाहिए ना, बच्चा एक ही आया या 2 ही आए तो मैं उस टेस्ट को डिसमिस कर दूंगी। सेम यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे देखो, जब एजीएम अपॉइंट होती है बच्चे, और फर्स्ट एजीएम जब अपॉइंट हुई तो कोरम नहीं था। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट नहीं थे, मीटिंग खत्म हो गई, फिर से नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करी और नेक्स्ट मीटिंग पे भी कोरम नहीं था, तो मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। मैं आप एक ही चांस देते हैं हम शेयर होल्डर्स को, फिर आप नहीं आए तो जो डिसीजन हमने लेने हैं, जितने लोग प्रेजेंट होंगे उन्हीं के वोटिंग के बेसिस पे डिसीजन ले लिए जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या मीटिंग कंडक्ट होगी? फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं होगी, हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन सेकंड टाइम फिर से नोटिस दिया हमने प्रॉपर्ली, मीटिंग कंडक्ट हुई, कंडक्ट के टाइम पे कोरम प्रेजेंट नहीं था तो हम मीटिंग को डिसमिस नहीं करेंगे, मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, और जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनकी ही वोटिंग के बेसिस पे डिसीजंस ले लिए जाएंगे। अब नोट करो,
Done? Yes. कंपनी बड़ा फ्रीक्वेंट यूज करते हैं हम ये वर्ड। अगर फॉर्मली या प्रोफेशनली हमसे कोई पूछता है बच्चे की कंपनी क्या है, तो आपको डेफिनेशन क्या बोलनी है? कंपनी which is registered under कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो हमारा लेटेस्ट एक्ट चल रहा है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए प्रीवियस कौन सा था 2013 से पहले? 1956। ठीक है, प्रीवियस में लिख देती हूँ, दो ही पुराने याद रख लो, उससे पहले तो बहुत सारे थे। जैसे अब कोई कंपनी, जरूरी नहीं है ना सारी कंपनी बच्चे, ये एक्ट तो 2013 में अमेंड हुआ, उससे पहले 1956 चल रहा था, तो 1956 से 2013 के बीच में भी तो इतनी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई ना। तो यूजुअली हमने बोला कि जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, डेफिनेशन कहती है जी 2013 या प्रीवियस किसी भी कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो तो आप क्या कहलाओगे? कंपनी। अब यहाँ पर ना बच्चे कंपनी को ना बार बार पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, इसमें सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी को ना 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बच्चे। एक है ओपीसी, ओपीसी की फुल फॉर्म है बेटा 1 पर्सन कंपनी, एक ही पर्सन। सेकंड है बेटा प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड है बच्चा पब्लिक कंपनी। कैसे पता चले मैम कौन सी प्राइवेट है? तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की बच्चे, तो यहाँ मिनिमम भी 1 और यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये लिमिट पहले 50 थी, प्रायर इट वाज 50, अमेंडमेंट के बाद ये 200 हो गया। मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, यहां पर पब्लिक इशू अलाउड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब आप जनरल पब्लिक को डायरेक्टली अपने शेयर्स, जो भी शेयर्स हैं वो आपके इन मेंबर्स के बीच में सर्कुलेट हो सकते हैं, इन 200 लोगों से बाहर नहीं जा सकते। और पब्लिक कंपनी में पब्लिक इशू पे कोई, वो तो बनती इसीलिए बेटा। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना तो ये चीजें मेरे को बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी, दीज आर द बेसिक, कि आपको अब समझ में आ गया कि ये प्राइवेट कंपनी बोल रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम मेंबर्स 2 होंगे, या हमें मिनिमम 2 चाहिए एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। पब्लिक ओपन करनी है तो मिनिमम 7 चाहिए मैम और मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, नोट करो जी 7 कंपनी।
चलो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं एक बारी। उसके बाद आता है बच्चे, शायद सुना होगा हमने पहले भी, एमओए के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। होता क्या है बच्चे, एक्चुअल में अगर देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्चुअली पूरी कंपनी की फॉर्मेशन किस हिसाब से हुई है उसकी ये क्लॉजेस है। तो एमओए में ना कुछ क्लॉज होते हैं बच्चे, क्या? अब ये क्लॉज क्या कहते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज एन। एन रिप्रेजेंट करता है बच्चे नेम क्लॉज को। नेम क्लॉज में आप क्या डालोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, और यहां पर लिख देती हूँ रजिस्टर्ड नेम। जिस भी नेम से आप ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है या जो भी है, वो आपको लिखना पड़ेगा। एस से आता है बच्चे स्टेट। देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो ये लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस मांगता है। अब ना वर्किंग जो प्रेमिसेस होते हैं वो आपके एक से ज्यादा स्टेट में भी होते हैं, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है। जैसे मैंने बोला वेस्ट बंगाल, मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड कॉमा यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल लिखोगे। दिल्ली है तो दिल्ली लिखोगे। अब क्या होता है कि कई बार हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा होता है बच्चे। अगर एक ही स्टेट में आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो तो एमओए को ऑल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब दिल्ली है, पहले सीपी था, अब आप जीके में चले गए, यहाँ पर स्टेट दिल्ली लिखा हुआ ना, तो स्टेट तो चेंज नहीं हुआ, तो एमओए को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप दिल्ली से यूपी चले गए तो फिर एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आया बच्चे ऑब्जेक्ट। यूजुअली अगर मैं बोलूं तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, जैसे आप शर्ट बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं या जो भी है, आपने जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रन करी है वो आप यहाँ पर लिखिए। एल आएगा बेटा आपकी लाइबिलिटी का क्लॉज। अब लाइबिलिटी अभी हम पढ़ेंगे, लाइबिलिटी बाय शेयर्स है, गारंटी है, अनलिमिटेड है, जिस भी तरीके से। नेक्स्ट कैपिटल क्लॉज। कैपिटल में कोई कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर लिखूंगी बच्चे ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? बड़ी सारी हैं, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है बच्चे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल that a company can issue during its lifetime। पूरी लाइफ में आप जितना जनरल पब्लिक के लिए इशू कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा करोगे तो फिर ये ऑल्टर होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा जी 100 करोड़, तो आप 10 करोड़ के शेयर इश्यू कर लो, 15 के कर लो, 50 के कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 100 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है,
एंड द लास्ट वन इज बच्चे एसोसिएशन। एसोसिएशन कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कितने डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स, नेम, एड्रेस और नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय देम। क्योंकि जब किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना तो शेयर्स तो परचेज करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 शेयर तो जरूर ही देंगे ना। तो जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उस टाइम पे प्रेजेंट, नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास कितने हैं, उनकी डिटेल्स, एसोसिएशन आ जाएंगी। ये हमारे पास 6 क्लॉज है बच्चे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। अब ये क्लॉजेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की परमिशन के बिना आप चेंज नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट जैसे एक होता है ना, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे जो चीज गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंट हो गया आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको एड्रेस चेंज कराना है तो एक लीगल प्रोसेस होगा, यू विल अप्लाई फॉर इट, वहां से आएगा, फिर ओटीपी आएगा। ऐसे ही ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बच्चे जिसको अगर आपको ऑल्टर कराना है तो ये आपका, जैसे मैं बोलूँ तो आधार कार्ड तो आपका ही है ना, पर्सनली है आपका, बट स्टिल उस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो होल्ड है वो कंट्रोल गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आरओसी का कंट्रोल है, ठीक है, नोट करो एमओए। नेक्स्ट पेज।
ठीक है, तो आज इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक के साथ। तब तक एक बार जरूर इन सारी टर्म्स को, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा उसमें हम इन्हीं वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे, तो ये एक आपकी डिक्शनरी बन जाएगी जो आप हेल्प करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आगे।